ये इंसान 27 घंटे तक गुफा के अंदर उल्टे शरीर दबा रहा और इसे बचाने के लिए बड़े से बड़े रेस्क्यूअर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर दिमाग हिल जाता है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये वीडियो आगे ना देखें, क्योंकि इस कहानी को सुनकर अच्छे से अच्छे लोग डरने लगते हैं। तो ये है नट्टी पट्टी केव की कहानी। 24 नवंबर 2009 को अमेरिका के यूटा में रहने वाले जॉन, जो कि एक 26 वर्ष का लड़का है, वह अपनी जॉब से छुट्टी लेकर अपने घर यूटा पहुंचता है। और जब वो वहां जाकर अपनी फैमिली से मिला तो सभी फैमिली वालों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम इस वेकेशन को अच्छे से मनाएं, और फिर वो नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। ये प्लान उनके लाइफ का सबसे खौफनाक डिसीजन होने वाला था। तो सभी घर वालों का प्लान होता है कि 24 नवंबर रात 8 बजे वो सभी नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने जाएंगे और कुछ घंटे बाद सभी घर वापस आ जाएंगे। लेकिन वहाँ जो हुआ उसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जॉन इस केव में पहली बार जाने वाला था, लेकिन उसे केविंग का एक्सपीरियंस था, क्योंकि वह बचपन में अपने छोटे भाई के साथ केविंग किया करता था। उस केव में एक ऐसा सेक्शन है जो कि काफी चैलेंजिंग है। उसे बर्थ कैनल कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा नैरो और टाइट है, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस केवर भी अपने बॉडी को स्क्विच करके वहाँ से निकाल नहीं पाते। किसी के हिप्स तो किसी के शोल्डर वहाँ फंस जाया करते और वो जितनी भी कोशिश करते वे नहीं निकल पाते और उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीम की जरूरत पड़ती। इसी वजह से इसे सालों पहले बंद कर दिया गया था और ये नट्टी पट्टी केव मार्च 2009 में ही रीओपन हुई थी, लेकिन कुछ नए रूल्स के साथ। रूल्स ये थे कि केव में जाने से पहले वहाँ की अथॉरिटी से 21 दिन पहले परमिशन लेनी होगी, और दूसरा ये कि केवर की टीम में 2 एक्सपीरियंस केवर होने कंपलसरी थे। तो जॉन और उसका छोटा भाई जॉस दोनों ही एक्सपीरियंस केवर थे, तो उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। उसके बाद सभी घर वाले मिलकर नट्टी पट्टी केव के एंट्रेंस गेट पर पहुंच जाते हैं, और फिर जिसकी साइज सिर्फ 30 इंच थी, और ये लोग 24 नवंबर रात 8 बजे उसमें एंटर करते हैं। पूरा ग्रुप केव में एंटर करता है और पहले 1 घंटे तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। सभी लोग बहुत ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर जॉन और जॉस और उसके 2 दोस्त एक जगह पर रुक जाते हैं और मैप देखकर डिसाइड करते हैं कि वो इस केव के सबसे चैलेंजिंग जगह को विजिट करेंगे, जो कि बर्थ कैनल है और केव के सबसे डीपर सेक्शन में है। ये इतना टाइट है कि सिर्फ कुछ ही लोग इस केव को क्रॉस कर पाते हैं, और ये माना जाता है कि यहाँ एक लॉन्ग टाइट पैसेज है, और अगर इसे क्रॉस कर गए तो एक और लंबा टाइट पैसेज है, और अगर उसे क्रॉस कर गए तो एक थोड़ी सी रूफ जगह मिलेगी जहां आपको टर्न होने का मौका मिलेगा, और फिर वहां से आप टर्न होकर वापस आ सकते हैं। हालांकि ये इतना टाइट है कि इसमें एक्सपीरियंस केवर को भी घुटन होने लगती है और वो पैनिक हो जाते हैं। जॉन और इसका छोटा भाई जॉस, जो इसके पीछे आ रहा था, उन दोनों को बर्थ कैनल मिल जाती है और वो दोनों ही बर्थ कैनल में जाने के लिए घुस जाते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गलती ये हो जाती है कि वो लोग जिस रूट में घुसे थे वो बर्थ कैनल की रूट थी ही नहीं। वो लोग गलत रूट पे चले गए थे और आगे भी जा चुके थे, लेकिन इसके बारे में इन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। जॉन 15 फीट आगे मूव कर रहा होता है और इसी बीच इसके सामने कई सारी चट्टानें भी आती हैं। हालांकि वह हेल्दी था तो अपने बॉडी को डिफरेंट ओरिएंटेशन में मूव कर सकता था। अपने शोल्डर, अपने पैरों और अपने कमर को सही डायरेक्शन में मूव करके वह आगे बढ़ता है। जॉन अब कॉर्क स्क्रू तक आ चुका था और वह जिस तरह से आगे बढ़ रहा था, आगे वह और भी टाइट होता जा रहा था, और वो जहाँ पर आ चुका था कि वापस भी नहीं मुड़ सकता था, क्योंकि एक्चुअली में वो पैसेज बहुत ही ज्यादा टाइट था और इसे लग रहा था कि जो कि बर्थ कैनल के अकॉर्डिंग आगे जाकर एक रूम आएगी जहाँ इसे टर्न होने का मौका मिलेगा, और यही जगह थी जहाँ पर चीजें और भी बिगड़ जाती हैं। वो अब तक कॉर्क स्क्रू के एरिया में आ चुका था। इस कॉर्क स्क्रू एरिया को क्रॉस करने के लिए केवर को बहुत छोटे और बहुत ही फ्लेक्सिबल होने की जरूरत पड़ती है, और सिर्फ कुछ ही लोग इसे क्रॉस कर पाते हैं, और वहाँ से केवर को शार्प 90 डिग्री बेंड होना होता है। जॉन इस एरिया को क्रॉस कर चुका था और उसके बाद वह मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन में पहुंच जाता है। 5 साल पहले एक 16 साल का लड़का इसी कॉर्कस्क्रू में अटक गया था, जिसकी हाइट सिर्फ 5 फुट 7 इंच थी और वेट 63 केजी थी, जिसको रेस्क्यू करने के लिए पूरे 14 घंटे का समय लगा था। जॉन भी एग्जैक्ट लोकेशन पर था। उसकी हाइट 6 फीट और वेट 90 किलो था, और यहाँ पर उसे टर्न करके वापस आने का कोई चांस नहीं था। तो वह न चाहते हुए भी लेज एरिया की तरफ अपनी बॉडी को
स्विच करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो जॉन को लग रहा था कि यह बर्थ कैनल की सबसे टाइट जगह से है, मतलब कि आगे एक बिगर स्पेस आएगी जहाँ उसे टर्न करने का मौका मिलेगा। तो वो अपने पेट को प्रेस करते हुए चट्टान के सहारे आगे की तरफ बढ़ता है। वो डाउन ऑफ डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मतलब जमीन से एग्जैक्ट नीचे की तरफ। जॉन को पता नहीं था कि वो कहाँ पहुँच चुका है। उसे उम्मीद थी कि आगे कोई एक ओपनिंग जरूर मिलेगी, लेकिन तभी वह स्पीड में नीचे गिरने लगता है और खुद को अपने हाथों से पकड़कर जोर से चिल्लाता है और अपनी भाई की ओर कहता है, जॉस तुम इधर मत आओ, मुझे फॉलो मत करो। उसे बाहर निकलने के लिए अपने कंधे के सहारे आगे बढ़ना जरूरी था। और तब जॉन को गुफा के अंदर अपने हेडलैम्प से एक होल की ग्लिम्स दिखाई देती है और जॉन के अंदर एक उम्मीद जागती है, लेकिन यह जॉन की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। तो वो आगे बढ़ता है और अपने सर को उस होल में डालता है और वो एग्जैक्टली उस टनल में जा रहा था जो कि अननोन थी। और एग्जैक्टली वो टनल और भी टाइट था, वहाँ स्पेस बहुत कम था। जैसा कि उसने सोचा था कि आगे एक ओपनिंग मिलेगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। जॉन जहाँ पर था वो एक लैपटॉप स्क्रीन के साइज की थी, मतलब वो कम्प्लीटली अपसाइड डाउन पोजीशन में था, मतलब कि सर नीचे और पैर ऊपर और करीब 70 डिग्री के एंगल पर मुड़ा हुआ भी था। वो अपने आप को ऊपर पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुरी तरह से फंस चुका था। उसका एक हाथ यूजलेस पोजीशन में था और एक हाथ चेस्ट के साइड पे था। तो फिर वह दीवार के सहारे खुद को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्दी रियलाइज हो जाता है कि उसके इतने सारे मेहनत के बावजूद भी वो खुद को मूव नहीं कर सकता। जॉन के पैर इस होल के सबसे स्मॉल एरिया में फंसे हुए थे। वह अपने भाई जॉस को फिर से चिल्लाने की कोशिश करता है। जॉस इसके पीछे ही था, कॉर्क स्क्रू एरिया में, लेकिन जॉस अपने भाई की तरह इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा था। वह अपने पैर को आगे रखता है और अपने सर को पीछे, ताकि वह आसानी से रिटर्न हो सके। जॉन की आवाज कंटिन्यू सुनाई देती है और फाइनली वो वहाँ पहुँचता है जहाँ पर देखता है कि जॉन एक होल में पूरा चला जा चुका है। इसे होल ने पूरी तरह से निगल लिया है, जहाँ पर उसके सिर्फ 2 पैर ही दिख पा रहे हैं। वो जॉन के दोनों पैरों को अपने पैर से पकड़कर खींचने की कोशिश करता है, जिसमें जॉन थोड़ा ऊपर आता भी है, लेकिन पैर की ग्रिप छूट जाती है। जॉन वापस उसी पोजीशन में चला जाता है और बार बार ऐसा करने से कुछ नहीं हो पा रहा था। दोनों फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। जॉस को अब ये बात समझ में आ चुकी थी कि यहाँ पर प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की जरूरत पड़ेगी। तब दोनों डिसाइड करते हैं कि जॉस बाहर जाएगा रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए, और तब तक जॉन अपने आप को पूरी कोशिश करेगा रिलैक्स और काम रहने के लिए और धीरे धीरे सांस लेने के लिए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा कमी थी। उसके बाद जॉस बाहर आता है और सभी को इस सिचुएशन के बारे में बताता है और रेस्क्यू टीम बुलाई जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जॉन अपसाइड डाउन पोजीशन में था। रेस्क्यू डॉक्टर का मानना है कि अपसाइड डाउन पोजीशन होने की वजह से वह सिर्फ 8 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है और उसके बाद उसकी सारी ऑर्गन धीरे धीरे करके फेल होने लगेगी और उसे कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। तो जॉन के रेस्क्यू के लिए सबसे पहले एक फीमेल रेस्क्यूअर अंदर जाती है, जिसका नाम था सुशी, और वह अपने पैरों में रस्सी बांधकर अंदर घुसती है ताकि अंदर जाकर वह ना अटक जाए। इसकी हाइट थी 5 फीट 3 इंच, तो इसे कॉर्क, जिससे सुशी को कॉर्क स्क्रू एरिया को क्रॉस करने में आसानी होगी। वो रात को 12:30 बजे जॉन तक पहुंचती है और अब तक जॉन को वहां रहे 9 घंटे हो चुके थे। फिर सुशी और जॉन के बीच में बातचीत होती है। हाय जॉन, माय नेम इज सुशी, हाउ इट्स गोइंग? Hi Sushi, thank you for coming, but I really want to get out. Oh no worry John, you are going to be out of. जॉन को यह प्रोफेशनल हेल्प देखकर लग रहा था कि वह जल्द ही यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन वह गलत था। सुशी यह सारा सिचुएशन देखकर समझ चुकी थी कि यह जितनी बुरी दिख रही है उससे ज्यादा बुरी है। सुशी जॉन के पैरों को बांधकर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रोप में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा थी, जिससे वो इफेक्टिवली रस्सी को खींच नहीं पाती। सुशी सब कुछ करने की कोशिश करती है जो वह कर सकती थी, लेकिन 2 घंटे बाद वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर लास्ट में सुशी भी बाहर आ जाती है। फिर सारे रेस्क्यूअर बाहर मिलकर एक प्लान बनाते हैं। डिसीजन ये लिया जाता है कि वहाँ पर एक पुलिस सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा और उसे एक मशीन की मदद से खींचा जाएगा, क्योंकि 5 साल पहले ऐसे ही एक लड़का अटक गया था जिसे इसी पुलिस सिस्टम की मदद से निकाला गया था। इक्विपमेंट के सभी पीसेस को कॉर्क की दूसरी तरफ ले जाने में घंटों का समय लग रहा था और वह एरिया भी बहुत टाइट और छोटा था कि सिर्फ छोटे इक्विपमेंट ही ले जाया जा सकते थे और असिस्ट करने के लिए एक टाइम पर एक ही पर्सन अंदर जा सकता था। टनल बहुत ही टाइट थी।
ये कोई आसान सिचुएशन नहीं थी और हर एक पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने में घंटों का टाइम लग रहा था और तब तक केवर जॉन से बात करके उसे रिलैक्स और काम करने की कोशिश कर रहे थे। जॉन को अब तक अपसाइड डाउन पोजीशन में कुल 12 घंटे हो चुके थे और वह अपनी पूरी रात इसी पोजीशन में गुजारता है और साथ ही एक बॉडी की भी अपनी फिजिकल लिमिटेशन होती है ऐसे पोजीशन में रहने के लिए, लेकिन वो उस लिमिटेशन को भी क्रॉस कर चुका था। उसका 90 किलो का शरीर ग्रेविटी के प्रेशर से लड़ रहा था, उसका ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे करके रुक रहा था और उसकी सांसें धीरे धीरे कम हो रही थी। पूरी रात यहाँ बिताने की वजह से ये काम और भी एग्रेसिव हो रहा था और पूरी रात ऐसे बिताने की वजह से उसके पैर के हालत और भी खराब हो गए थे। उसकी पूरी फैमिली और रेस्क्यूअर को जॉन को ऐसी हालत में देखना बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन वो सभी हेल्पलेस थे। रेस्क्यूअर भी पूरी रात ड्रिल करते करते एग्जॉस्ट हो चुके थे। रेस्क्यूअर को पता था कि वो जब चाहे यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन यही काम जॉन नहीं कर सकता था। जॉन बहुत परेशान था और अपने चेस्ट को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह ठीक से सांस ले सके और वहाँ पे हवा में ऑक्सीजन भी बहुत कम था और अब इतना टाइम बीत चुका था। जॉन के पास एक वाइड टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है जिसके दूसरी तरफ जॉन की वाइफ एमिली उससे बात करती रहती है। वो जॉन को इनकरेज करने की कोशिश करती है और जॉन भी उससे कहता है कि मैं यहाँ से जल्दी बाहर निकलूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तक शाम के 4 बज चुके थे और जॉन के यहाँ रहे पूरे 18 घंटे हो चुके थे और पुलिस सिस्टम भी अब पूरी तरह लग चुकी थी और वो मूव करने के लिए तैयार थी। एक रेस्क्यूअर जिसका नाम रियान था वह अंदर जाता है और जॉन के पास पहुंचता है। रियान जॉन से कहता है, हाउ आर यू जॉन? जॉन, इट सक्स, आई एम अपसाइड डाउन, आई कांट बिलीव आई एम अपसाइड डाउन, माई लेग्स आर किलिंग मी। फिर रियान देखता है कि बॉडी ओपनिंग के सबसे नैरो साइड में फंसी है, तो पहले उसे ठीक करते हैं और रस्सी से बांध के उसे खींचना शुरू करते हैं, लेकिन जॉन के पैरों को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वो जब भी खींचता जॉन उसे रुकने को कहता क्योंकि जॉन के नर्व्स अब अल्ट्रा सेंसिटिव हो चुके थे। तो फिर वो दोनों कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं और वो दोबारा कोशिश करते हैं। अब तक ऐसा लग रहा था कि पुलिस सिस्टम काम कर रहा है। जॉन अब इतना ऊपर उठ गया था कि वह रियान को देख सकता था, उससे आई कांटेक्ट कर सकता था। तब रियान उसे पीने के लिए एक एनर्जी ड्रिंक देता है और इसी तरह 19 घंटे बीत चुके थे। ये चीजें बहुत स्लोली हो रही थी और इसमें काफी एफर्ट भी लग रहे थे। हालांकि थोड़ी सफलता तो मिल रही थी, लेकिन अब भी उसे निकालना बहुत मुश्किल था। जॉन के पैर ऊपर की सीलिंग को टच कर रहे थे और उस पैसेज में उसके पैर को ट्विस्ट करना इम्पॉसिबल था। तो रियान फाइनली डिसाइड करता है कि वह जॉन के पैर को तोड़ देगा और इसी बीच यहाँ पर एक ऐसी चीज हो जाती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरी सिस्टम फेल हो चुकी थी। एक ड्रिल जो जॉन के ऊपर दीवार में ड्रिल किया गया था वह निकल जाता है और जाकर सीधा रियान के सर पर लग जाता है, जिसके बाद वह अनकॉन्शियस हो जाता है और जॉन जो कि आधा ऊपर उठ चुका था वह भी उसी पोजीशन में वापस चला जाता है जिस पोजीशन में पहले था और अब उसका कोई रिस्पांस भी नहीं आ रहा था। ये मूवमेंट जॉन की फाइनल मूवमेंट थी। अब शायद ही वो इसके बाद उस केव से बाहर निकल पाता और रियान जब होश में आता है तो उसके सर से खून निकल रहा होता है। वह पूरा कंफ्यूज हो चुका था कि यहाँ पर क्या हुआ है। खैर, रियान को बाहर निकालकर उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और उसकी जगह जॉन के फादर केव के अंदर जाते हैं उसे निकालने के लिए और टूटे हुए पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करने में फिर से 1 घंटे और लग जाते हैं। डेव रस्सी से जॉन की बॉडी को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेव वहाँ जितने भी समय रहते हैं जॉन का कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा होता है। ये पूरा ऑपरेशन जॉन के बिना इम्पॉसिबल था। ये पॉसिबल ही नहीं था कि एक 90 किलो का इंसान उस केव से बाहर निकल सके, वो भी बिना उसकी मदद के। और डेव जब उसे बांधने की कोशिश कर रहे थे तो वो भी वहाँ पर 15 मिनट के लिए फंस गए थे और जब वो भी थक हार कर परेशान हो जाते हैं और थक हार कर बाहर आ जाते हैं। अब ब्रैंडम एक नए रेस्क्यूअर की जगह ले लेते हैं और वहाँ पर एक टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है ताकि उसकी फैमिली जॉन से बात कर सके, लेकिन ब्रैंडम जो देख पा रहा था वह एमिली नहीं देख पा रही थी। जॉन कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा था और पता नहीं वह उसकी बात सुन भी पा रहा था या नहीं। कुछ घंटे पहले उसके सांस लेने की आवाज आ रही थी, लेकिन अब वो भी नहीं। रेस्क्यूअर टीम एक साइड में आकर डिसाइड करते हैं कि शायद जॉन अब मर चुका है और इसके पैसेज में मेडिकल प्रोफेशनल भेजेंगे जिससे ये कंफर्म हो जाए और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेडिकल प्रोफेशनल कंफर्म करते हैं कि जॉन मर चुका है। 25 नवंबर रात 11:26 पर यह ऑफिशियली कंफर्म कर दिया जाता है कि जॉन एडवर्ड जोन्स मर चुके हैं। 120 रेस्क्यूअर ने बैक टू बैक कोशिश की जॉन को किसी भी तरह से बाहर निकाल लेने के लिए, लेकिन जॉन की अपसाइड डाउन पोजीशन की वजह से यह इम्पॉसिबल या बहुत ही मुश्किल था। जॉन अपने लाइफ के आखिरी 27 घंटे एक एक्सट्रीमली इन्वर्टेड पोजीशन में था, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि वह 8 घंटे ही जिंदा रह पाएंगे।
जो भी रेस्क्यूअर जॉन को बचाने के लिए गए वो सच में हीरो थे। वो एक ऐसी जगह पर जानबूझकर गए जिसके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता था। रेस्क्यूअर मीडिया को बताते हैं कि उनके 29 साल के रेस्क्यू में सबसे टफेस्ट रेस्क्यू थी जिसमें वे हार गए। अथॉरिटी पूरी कोशिश कर रही थी जॉन की बॉडी को बाहर निकालने के लिए, लेकिन बाद में यह डिसाइड किया गया कि यह करना रेस्क्यू टीम के लिए काफी खतरनाक होगा और फाइनली डिसाइड किया जाता है कि जॉन की बॉडी अब हमेशा के लिए वहीं रहेगी और नट्टी पट्टी केव के एंट्रेंस को कंक्रीट से सील कर दिया जाएगा और एक हफ्ते बाद नट्टी पट्टी केव को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है हमेशा के लिए। और इसी तरह से 5 डाइवर एक क्रूड ऑयल की पाइपलाइन में बहुत ही बुरी तरह से फंस गए थे, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप इसे भी जरूर देखिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।